Good morning, students. As you know, we are discussing about financial management and we also know the importance of financial management क्योंकि फाइनेंस जो है वो लिमिटेड होता है और if you want to do optimum utilization of resources, if you want to acquire financial resources from a particular place where the cost is minimum, we have to do financial management. And then we have started the financing decisions, and financing decisions have three categories. The first is decisions related to investment, then financing decision, and the third is dividend decision. So in today's class we are starting the decisions related to dividend. Dividend decisions. Okay students, so the third important decision that every financial manager has to take relates to the distribution of dividend. कि सबसे बड़ी बात कि जो हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमें डिविडेंड से जुड़े हुए डिसीजन लेने का होता है एक मैनेजर का. तो क्वेश्चन ये आता है, सर व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर. ठीक है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो या कर रहे हो उसी को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000 rupees. ठीक है. नाउ कंपनी wants to share 60% part of profit to the shareholder, that is 6,000 rupees. The remaining 4,000 will be regarded as reserves, general reserve, and the part which is distributed, the part of profit which is distributed among the shareholders is called dividend. Is it clear, students? The decision involved here is how much of the profit earned by company after paying tax is to be distributed to the shareholders and how much it should be retained in the business. तो डिसीजन में करना क्या? डिसीजन इस बेस का लेना है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना पार्ट रिटेन किया जाए, ये हमें सोचना होगा. क्योंकि टैक्स पे करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचा है, हमारे पास कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, कंपनी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, आने वाले टाइम में कोई मशीन फिक्स असेट्स खरीदनी है या नहीं है. तो इन सब के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो हमें यही सोचकर, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचकर ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लेना चाहिए और कितना देना चाहिए ये भी डिसीजन लेना सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है. While the dividend constitute the current income or reinvestment as retained earnings increases the firm's future earning capacity. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके वापस इन्वेस्ट कर देंगे कंपनी के अंदर, जिससे कि हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. The extent of retained earnings also influences the financing decisions of the firm. कि retained earnings का जो इन्फ्लुएंस है ये हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है. सिंस द फर्म्स डजंट रिक्वायर फंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ री इन्वेस्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स, द डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड शुड बी कीपिंग इन द व्यू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डिंग वेल्थ. कि देखो दो तरह के हमारे गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लॉन्ग टर्म होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो हमें ये सोचकर डिसीजन लेना होगा कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके. तो इसके लिए क्या बेस्ट है? वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड और नॉट, और इफ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देन हाउ मच पार्ट वी हैव टू distribute and how much part we have to retain for the future growth or wealth maximization of the shareholders. The next is here are some factors which are
which affects the dividend decision. The first is amount of earning. If dividends are paid out of current and past earnings, कि हमारे पुराने रिजर्व्स में भी दे सकते हैं. रीज़न कि रिजर्व जो हैं वो भी शेयर होल्डर्स की इनकम का ही एक पार्ट है जो आपने अभी तक रिटेन कर रखा है. Therefore earnings is a major determinant of the decision about dividend. कि हमारे पास रिजर्व्स ऑलरेडी बहुत है और इस साल का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो गया, तो नाउ हाँ हम दे सकते हैं. बट हमारे पास पहले का कोई रिजर्व नहीं है और इस साल का प्रॉफिट भी बहुत कम है, तो हम डिविडेंड नहीं देंगे. तो मतलब सबसे पहला जो पॉइंट है जो इफेक्ट करेगा, फैक्टर जो है इफेक्ट करेगा, वो है अमाउंट ऑफ डिविडेंड, सॉरी अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि कितनी हमारी अर्निंग्स का अमाउंट है. सेकंड, स्टेबिलिटी अर्निंग्स. Other things remaining the same, a company having stable earning is in a better position to declare higher dividend. As against this, a company having unstable earning is likely to pay smaller dividend. एक कंपनी है जो हर साल अप्रॉक्स 20% तो अपने प्रॉफिट कमाती ही कमाती है, 20% की ग्रोथ मिल रही है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी है. और अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम में भी आप स्टेबल रहोगे तो आप बिना किसी डर के डिविडेंड दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास आने वाले टाइम में फंड्स की कोई कमी नहीं होगी. वहीं हम बात करें कि अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल एक साल में आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, अगले साल आपको 5 लाख का लॉस हो गया, फिर आपने 20 लाख का कमाया, फिर आपके 8 लाख का लॉस हो गया, 9 लाख का लॉस हो गया, तो देखा जाए तो इनकम स्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल है. तो ऐसे केस में डिविडेंड देने से पहले हमें डिसीजन लेना होता है. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. कंपनी जनरली फॉलो अप पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर, कि हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए एक डिविडेंड की पॉलिसी फिक्स करती है. द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस दैट द अर्निंग पोटेंशियल हैज गॉन अप, नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ द करंट ईयर. कि जब हमें ये उम्मीद होती है कि हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, तो हम डिविडेंड पर शेयर का जो रेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल और सीन टू बी टेम्पररी इन नेचर. और अगर हमें लगता है कि हमारी अर्निंग्स जो है वो टेम्पररी नेचर की हैं, आने वाले टाइम में कुछ नहीं होगा ज़्यादा, तो ऐसे केस में हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिटेन मोर मनी इन आउट ऑफ देयर अर्निंग्स, सो हैव टू फाइनेंस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट. कि बाहर से मांगने से अच्छा है कि जो हमारी अर्निंग्स हुई है हम उसी को यूज़ कर लें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को. तो द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज देयर फॉर स्मॉलर, कि जहाँ ग्रोथ होगी किसी कंपनी की, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, वहाँ डिविडेंड स्मॉलर होगा दैट इन नॉन ग्रोथ कंपनीज. ठीक है. और अगर कोई नॉन ग्रोथ कंपनी है, किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बेसिकली वहाँ डिविडेंड ज़्यादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपके पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप बर्डन नहीं लेना चाहेंगे और शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन हम बात करने जा रहे हैं. द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश. अ कंपनी में अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश. कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट तो है लेकिन कैश आपका ब्लॉक हो रखा है, जो कि आपके कई तरह के एसेट्स या डेटर्स में हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है, आपके पास स्टॉक रखा हुआ है. तो अगर आपको ये भी देखना होगा डिविडेंड देने से पहले, क्योंकि आपको सारा पेमेंट कैश में करना होगा, बैंक्स के थ्रू करना होगा. तो अगर आपके पास कैश है तो आप डिविडेंड ज़्यादा देंगे, और अगर कैश फ्लो पोजीशन सही नहीं है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे या बहुत कम अमाउंट में देंगे. नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस. अब देखो, दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं. ठीक है. ऐसे शेयर होल्डर जो रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसे शेयर होल्डर जो कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. तो जो शॉर्ट टर्म में रेगुलर इनकम चाहते हैं उन्हें तो डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, और ऐसे शेयर होल्डर्स डिविडेंड की डिमांड करते ही करते हैं. लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जो लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लॉन्ग रन में कमाना चाहते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस हमेशा होती है कि डिविडेंड को नहीं देकर प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट कर दिया जाए बिजनेस में, ताकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिल सके. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी. कि
प्रॉफिट का वही पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसका टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है, बट बेटा समझना कि प्लस आपको एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना होता है। ठीक है, समझना बेटा कि पहले तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दो, दूसरा होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कि आपके शेयर होल्डर्स की जो इनकम हो रही है उसका टैक्स आपको ही देना होगा, चाहे आप कुछ भी कीजिए। दैट मीन्स डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो आपको डिविडेंड टैक्स पे करना होगा। तो सिंपल सी बात है, हायर द डिविडेंड हायर द टैक्स, लोअर द डिविडेंड लोअर द टैक्स, बट टैक्स तो देना ज़रूरी है। अब वही कहा जा रहा है कि वही आपके पास अगर कैश फ्लो नहीं है या आप टैक्स देने में कैपेबल नहीं है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे या कम करेंगे, और अगर आपके पास है इतना अमाउंट कि आप डिविडेंड के साथ टैक्स भी पे कर सके तो आप हाई रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। इज इट क्लियर? तो बेटा समझ, देखो हम हर एक चीज़ को देख रहे हैं, फाइनेंसिंग के डिसीजन चल रहे हैं हमारे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो हर एक चीज़ में आपको ये सर ये तो सिमिलर सा लग रहा है, बिल्कुल सिमिलर से लगेंगे। क्योंकि देखो अब आपको क्वेश्चन ये आता है कि सर डिविडेंड प्रॉफिट के ऊपर जब ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है तो ये किस चीज़ का टैक्स है? यस, एक टैक्स चार्ज किया जाता है जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो, और ये आपका एक फिक्स परसेंटेज पर चार्ज किया जाता है कि जितना भी डिविडेंड होगा उसका इतना % आपको टैक्स देना होगा। अब वही बात आ जाती है कि अगर कंपनी के पास फंड्स हैं, ठीक है, तो आप हाई रेट से डिविडेंड दे सकते हैं, क्योंकि आपको टैक्स भी पे करना होगा, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही है तो आप कर सकते हैं। बट इन केस नहीं है तो क्या करें? अब आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए, जिससे कि आपको कम टैक्स पे करना पड़े। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और वो भी हाई रेट से करते हैं तो ये मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज़ होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपकी जो स्टॉक की प्राइसेस है, शेयर की प्राइसेस है, वो पॉजिटिवली इंक्रीज होती है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं या डिविडेंड की रेट बहुत कम है तो ये स्टॉक मार्केट में आपके शेयर की प्राइसेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, मतलब आपकी शेयर की प्राइस कम हो सकती है, आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू भी कम हो सकती है, और जितनी कम मार्केट वैल्यू होगी उतने ही कम लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। तो ये भी हमें सोचना होता है। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। Large and reputed companies generally have easy access in the capital market, therefore may depend upon less retained earning to finance their growth. अब देखो समझना, हमारे पास इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का भी ऑप्शन होता है फाइनेंसिंग के लिए, हम ये यूज़ कर सकते हैं, करो, मना ही नहीं है, लेकिन तब करेंगे ना जब स्टॉक मार्केट आपको परमिशन दे देगा, स्टॉक एक्सचेंज पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है तो पब्लिक कंपनी के केस में कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बहुत सारी नॉर्म्स पूरी करनी होती है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है हमारा। तो वो प्रोसेस होने के बाद ही हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, प्लस हम वहाँ से उस मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, उस शेयर मार्केट से जहाँ कस्टमर और इन्वेस्टर हम पर ट्रस्ट करता है। अब वही बात आती है कि एक नई कंपनी के लिए ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और नई कंपनी के पास अर्निंग्स वगैरह भी बहुत कम होती है, तो ऐसे में रिटेन्ड अर्निंग्स ही काम आती है कि आप साल दर साल कुछ रिटेन करते जाइए और उसके बेस पर ही आप लोग अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। तो जो कंपनी मार्केट में एक्सेस कर सकती है वो डिविडेंड दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो कंपनी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में एक्सेस नहीं कर पा रही है या बहुत कम एक्सेस चल रहा है, ठीक है, लो एक्सेस है स्मॉलर कंपनीज के लिए, तो उसके लिए आपको फिर डिविडेंड को रिटेन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज लीगल कॉन्स्टेंट, कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के कुछ नॉर्म्स हैं जो कि आपको कंपनीज एक्ट में और भी एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, तो उन एक्ट को भी फुलफिल करते हुए ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, और अगर आप नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। एंड द लास्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। अब देखो समझना कि जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको सिक्योर्ड पेमेंट्स करने होते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स, लोन, तो इनका पेमेंट करना होता है आपको, उससे पहले आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि लोन में होता है कि आप सबसे पहले हमारा पेमेंट करेंगे, उसके बाद फिर डिविडेंड के बारे में, शेयर होल्डर्स के बारे में सोचेंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है तो इनको पूरा करने के बाद ऐसे
कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद, इंश्योर करने के बाद ही हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर हम हमारा प्रॉफिट का पार्ट दे रहे हैं तो हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने हो सकते हैं जो कि इन फैक्टर से जुड़े हैं। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।